Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will discuss about the changing role of public sector. देखो मैंने एक बार पहले भी आपको कहा था कि जब आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ोगे 12th में आके तो आप समझोगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो उस समय प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने में, रिस्क लेने में, नॉन प्रॉफिटेबल वेंचर्स में जाने में, बैकवर्ड एरियाज में जाने में बिल्कुल भी विलिंग नहीं था। अब कौन करेगा फिर? पूरा देश डेवलप करना था। आज प्राइवेट सेक्टर, आज भी इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ अराउंड 70 प्लस ईयर्स, आज भी प्राइवेट सेक्टर का तो मन यही करेगा कि जो बिजनेस करना है मुंबई में करें, दिल्ली में करें, बेंगलुरु में करें, कोलकाता में करें। वो कहां जाएंगे? पहाड़ों में, जंगलों में, बैकवर्ड एरियाज में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, बैकवर्ड स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट में, जहां चैलेंज ज्यादा है, पैसा कम है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऐसे एरिया में एंट्री लेनी पड़ती है, एंड दैट इज वेयर द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज। बट आगे चल के आप पढ़ोगे कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को आगे तो किया। 1950 के बाद जो 5 ईयर प्लान्स आए थे इंडिया में शुरू में, उनमें पब्लिक सेक्टर को ही इंपॉर्टेंट रोल दिया गया था, लेकिन lot many public sector undertakings were running into losses. वो इतना अच्छा कर नहीं पा रहे थे और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी उतना ग्रो नहीं कर रही थी। फाइनेंशियल रिजर्व्स कुछ हद तक उतने नहीं थे जितने रिक्वायर्ड या एक्सपेक्टेड होते हैं। तो हमें अपनी पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस को या उनके रोल को डाइल्यूट करके प्राइवेट सेक्टर को आगे करना पड़ा। फिर 40 साल भी हो गए थे, तब तक काफी लोगों ने कुछ ने पैसा भी कमा लिया था और ऑल दैट। गवर्नमेंट ने वैसे भी पब्लिक सेक्टर के साथ एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया था, तो फिर अब उनको लग रहा था कि नाउ बेटर वी डू समथिंग बेटर, वी गिव प्राइवेट सेक्टर अ चांस, एंड इवन एमएनसीज जो बाहर की कंपनियां, उनको भी इंडिया में एक बार चांस दिया जाए। तो उस एंगल से ऐसा हुआ है ना। तो चलिए आपकी बुक में जो दिया थोड़ा सा उसको पढ़ते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ नीड फॉर रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से मैं आपको भी समझा रहा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस उस वक्त प्राइवेट सेक्टर एंट्री लेने में ज्यादा विलिंग नहीं था, तो पब्लिक सेक्टर को आगे किया। प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड रीजनल इम्बैलेंसेस। ये तो आप जानते हो पॉवर्टी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी जानते हो, इलिटरेसी भी जानते हो, अनपढ़ लोग होते हैं। ये रीजनल इम्बैलेंस क्या है, ये आपके लिए हो सकता है कि नई टर्म हो और इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया इज ए बिग कंट्री। पूरा कंट्री फुल्ली डेवलप्ड हो ऐसा हर गवर्नमेंट चाहेगी। थियोरेटिकली तो यही अच्छा लगता है कि सब जगह डेवलपमेंट हो, सब जगह प्रोग्रेस हो, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया, जो बिग बिग सिटीज हैं और उसके आसपास के शहर हैं वो तो डेवलप हो जाएंगे, और बहुत सारे इंडिया में ऐसे एरियाज, स्टेट, सिटीज होंगी जो डेवलप्ड नहीं है। सो दैट इज रीजनल इम्बैलेंस। इम्बैलेंस इन द सेंस कहीं तो बहुत डेवलपमेंट है और कहीं नहीं। रीजन का मतलब एरिया, जियोग्राफिकल एरियाज, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ द कंट्री। सो जो रीजनल इम्बैलेंसेज हैं उनको बेसिकली ठीक करना होगा। दैट इज द पॉइंट, है ना। उनको बेसिकली ठीक करना होगा या उसमें एक बैलेंसिंग बनानी होगी। दैट वाज द पॉइंट, ठीक है ना। तो ये चीज है। इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया और रीजनल इम्बैलेंसेस को खत्म करने की कोशिश की। The private sector was unwilling to invest in projects which required heavy investment and had long gestation period. प्राइवेट सेक्टर नहीं रिस्की प्रोजेक्ट्स में जाना चाहता था जिसमें ज्यादा पैसे लगे, और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें पैसा अभी बहुत सारा लगेगा और वापस आएगा धीरे धीरे। वो कहेंगे छोड़ो यार, कोई ऐसा काम करो ना जिसमें तुरंत दान महाकल्याण। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्राइवेट सेक्टर अगर नहीं करना चाह रहा तो फिर कोई तो करेगा। तो एज ए रिजल्ट government took up the responsibility of developing infrastructural facilities and providing for goods and services essential for the economy. फिर गवर्नमेंट को लगा भाई ये फिर हमें ही करना पड़ेगा, ये तो प्राइवेट सेक्टर वाले तो कुछ कर नहीं रहे। तो इन्होंने क्या किया, डोमिनेंट रोल जो है वो पब्लिक सेक्टर को दिए। तो सबसे पहला था डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। द फर्स्ट थिंग वाज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बेसिक फैसिलिटीज, है ना।
जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंक्स, कम्युनिकेशन। अब आज की तारीख में देखो मोबाइल कितना इंपॉर्टेंट है, रोड्स। अगर ये सब फैसिलिटीज ना हो तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, इकोनॉमी क्या ग्रो करेगी। अब इन सब पे कौन पैसा लगाएगा? हर कोई हाईवे पे जाके 50 रुपए का टोल देके निकलना चाहता है, लेकिन अगर उसको पता चले 1000 करोड़ की सड़क बनेगी तो कोई भी नहीं बनाएगा ना, वो तो फिर गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल एक्टिविटीज फैसिलिटीज विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। ये तो चाहिए ना, बैंक्स चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। अगर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होगी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैम्पर द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। अगर आप चाहते हो कि कंट्री में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यानी कि तेजी से कंट्री जो है वो इंडस्ट्री एंगल से आगे बढ़े। अब जैसा मैंने अभी पहले भी कहा, प्राइवेट सेक्टर ने तो कोई इनिशिएटिव दिखाया नहीं टू इन्वेस्ट इन हैवी इंडस्ट्रीज, तो फिर गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ही बोला कि भाई तुम ही करो। सो उन्होंने क्या किया, दे प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोर सेक्टर, जिसमें स्टील प्लांट्स, सिविल एविएशन, रेलवेज। अब ये सब चीजें जो हैं ये बेसिक चीजें हैं। अब सोचो एयरपोर्ट बनाने में कितना खर्चा है, उसको मेंटेन करने में, चलाने में कितना खर्चा है, कौन इसको भुगतेगा? सरकार की बस की है ये। तो स्टील प्लांट, सिविल एविएशन, रेलवेज, इट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कॉम्प्लेक्स एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, बिग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। 10, 20, 50 एम्प्लॉय से नहीं चलता एयरपोर्ट, या 1000, 2000 एम्प्लॉय से भी रेलवे नहीं चलती। बहुत लोग चाहिए होते हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, चीफ, उसके नीचे फिर बहुत सारे लोग, उसके नीचे फिर और बहुत सारे लोग, तब जाके काम चलता है। कोई बीमार भी पड़ सकता है, कोई छुट्टी पे भी जा सकता है, कोई रिजाइन भी कर सकता है। तब भी जब आप एयरपोर्ट जाते हो तो वो खुला हुआ मिलता है, वहाँ ये थोड़ी बोलते हैं कि आज बंद है, वो साहब आए नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच गवर्नमेंट कैन डू। दैट्स वाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर गिवन एन इंपॉर्टेंट रोल। फिर फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारे बड़े टिपिकल एरियाज हैं अगेन जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस भी इसमें कर भी रही थी काम, तो ठीक से नहीं कर रही थी, ठीक है ना। और इसके अलावा उन्होंने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए डायरेक्शंस देनी शुरू की, होटल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स और बहुत सारे एरियाज है। तो आपकी बुक में लिमिटेड एरियाज दिए हैं। पावर का नाम कहीं ऊपर से नीचे तक अभी तक दिख नहीं रहा है। पावर कोई आसान खेल है? मैं कहता हूं इवन सीवरेज, कभी सोच के देखना, ये जो सीवरेज सैनिटेशन सिस्टम है, हर किसी को अच्छा लगता है घर में वाटर टैप आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का कितना हैवी खर्चा होता है उस वाटर टैप को आप तक पहुंचाने के लिए। सोच के देखो, साफ सुथरा पानी आप तक पहुंचना, अच्छा सबको लगता है 24 आवर्स पानी आए, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट का कितना खर्चा हो जाता होगा आप सोच ही नहीं सकते। ऑल दिस थिंग्स। देन रीजनल बैलेंस, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे डिस्कस किया। रीजनल बैलेंस कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, देयर शुड बी डेवलपमेंट इन ऑल द रीजन्स, नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन। सो बैकवर्ड रीजन्स लैक infrastructure facilities and private sector is not keen to set up industries in such regions. As a result, industries tend to be concentrated in certain regions of the country. अब इंडस्ट्री तो कोई भी बंदा वहीं लगाएगा ना जहां डेवलपमेंट है, प्राइवेट सेक्टर तो वहीं लगाएगा। इसने लिखा है इसीलिए दैट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑल रीजन्स एंड स्टेट्स। नहीं, गवर्नमेंट तो अपनी जिम्मेदारी लेगी ना, उनको तो सारे रीजन्स, सारे स्टेट डेवलप करने हैं टू अवॉइड और टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज। वो तो नहीं चाहेंगे कि कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना। सो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट एम्स टू लोकेट एंटरप्राइजेस इन बैकवर्ड रीजन्स। जो बैकवर्ड रीजन, बैकवर्ड के सेंस में बैकवर्ड है, वहां कोई ज्यादा इंडस्ट्रीज ही नहीं है, लोगों के पास ज्यादा काम धंधे नहीं है, पुअर सड़कें हैं, लाइट है नहीं है, सब एंगल से वो बैकवर्ड है। तो उन्होंने वहां पर किया। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, फॉर एग्जाम्पल 4 मेजर स्टील प्लांट्स इन्होंने बैकवर्ड एरियाज में लगाए टू एक्सिलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक्सिलरेट मतलब फास्टर, ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो तेजी से हो। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कफोर्स एंड डेवलप एंसिलरी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझते होंगे आप, किसी भी काम को जब हम लार्ज स्केल पे करते हैं तो वो सस्ता पड़ता है। सोच के देखो कि जैसे हम कोई भी चीज, जैसे हम एक मोबाइल खरीदते हैं तो कितने का आता है। सोच के देखो कि अगर आपकी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉइज हैं और आप उन सबको एक मोबाइल देना चाहते हो और आपने 10,000 का ऑर्डर प्लेस किया, तो एक मोबाइल का जो प्राइस होगा और 10,000 मोबाइल का जो प्राइस होगा, सेम मोबाइल,
प्राइस तो डिफरेंट होगा ना। जब भी कोई आदमी बल्क ऑर्डर प्लेस करेगा किसी भी चीज में, तो देयर इज ए हाई चांसेस कि सामने वाली कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करेगी आपके बल्क ऑर्डर के लिए और आपको डिस्काउंट्स देगी, तो सस्ता पड़ेगा ना कोई भी चीज आमतौर पर। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो पब्लिक सेक्टर इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे इन्होंने कहा पावर प्लांट्स, गैस, पेट्रोलियम। अब इसमें छोटा काम तो होता ही नहीं। These units need huge capital outlay, मतलब बहुत पैसा लगता है, to take advantage of economies of scale, which is possible only with the government resources and mass scale production. अब तेल बनाना है, अगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री, नेचुरल गैस, ये कोई छोटे लेवल पे थोड़ी होता है कि चलो एक 100 मीटर का प्लॉट ले लिया और उसमें लगा दिया। ये तो बिग बिग इन्वेस्टमेंट। All this work can be done only by government in the shape of public sector. Then next is check over concentration of economic power. इन्होंने कहा कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर को इतना बड़ा बड़ा अगर कुछ करने दें शुरुआत में खासकर, तो उससे क्या होगा कि एक तरह से वो राजा बन जाएंगे, इतने अमीर हो जाएंगे कि फिर शायद वो पूरा राज्य ही खरीद लें, या मतलब वैसा कुछ कि बस वही अपने आप में भगवान हो गए। वैसे तो गवर्नमेंट भी भगवान नहीं इतने बड़े स्केल पे काम करके, बट फिर भी चलो गवर्नमेंट भगवान हो। आई मीन गवर्नमेंट अगर कंट्रोलर है तो वो तो ठीक है, गवर्नमेंट तो होती ही कंट्रोलर है, लेकिन अगर वो किसी प्राइवेट हैंड में चला जाए, किसी एक आदमी का, इतना बड़ा बड़ा, वैसे अब होने भी लगा है काफी हद तक, लेकिन एटलीस्ट शुरू में गवर्नमेंट की इंटेंशन ये थी कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय they want to avoid the concentration of economic power in certain few people, in the hands of few people. गवर्नमेंट चाहती नहीं थी कि बहुत कोई इतने सुपर रिच बन जाए। तो बोल रहे हैं इन द प्राइवेट सेक्टर देयर आर वेरी फ्यू इंडस्ट्रियल हाउसेस व्हिच इन्वेस्ट इन हैवी इंडस्ट्रीज। उनका मन नहीं था। So because it leads to concentration of wealth in few hands, such private monopolies give rise to inequalities in income which is detrimental to society. आप समझ रहे हैं? अगर प्राइवेट मोनोपोलीज करते हैं, सोच के देखो कि रेलवेज किसी प्राइवेट बंदे की होती, पूरे देश में रेलवे एक ही बंदे की हो, या दिल्ली में जैसे एग्जांपल है दिल्ली मेट्रो किसी एक बंदे की हो, सोच के देखो, उसको तो जो मन में आया वो प्राइस चार्ज करेगा, फिर ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। सो नो प्राइवेट मोनोपोलीज, और उससे क्या होगा, बहुत अमीर हो जाएगा तो बाकी लोग बहुत गरीब रह जाएंगे। तो इनइक्वालिटीज इन इनकम, कोई बहुत गरीब कोई बहुत अमीर, विच इज डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी। डेट्रीमेंटल माने सोसाइटी की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए खराब है। तो एज ए रिजल्ट पब्लिक ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस एंटरप्राइजेस, द इनकम एंड बेनिफिट्स दैट एक्रूड आर शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर हम पब्लिक ऑनरशिप कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर के थ्रू चलते हैं, तो जो बेनिफिट है वो, क्योंकि पब्लिक में ऐसा कोई मालिक कोई एक आदमी तो है ही नहीं, गवर्नमेंट कोई आदमी तो होता नहीं। बेशक गवर्नमेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी चला रही होती है, बट एज सच वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज थोड़ी होती है। तो कल को गवर्नमेंट चेंज हुई तब भी वो चीज़ तो वहीं की वहीं रहती है। अब एयरपोर्ट, रेलवे, सरकारें बदलती रहती हैं, वो तो सरकार का है, बीजेपी या कांग्रेस का थोड़ी होता है। सो अगर हम पब्लिक सेक्टर के कंसेप्ट पे चलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें बेसिकली पब्लिक ऑनरशिप रहती है इनडायरेक्टली। पब्लिक सेक्टर का मतलब ही है कि वो पब्लिक के लिए है, और उसमें जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सबको मिलते हैं। फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये भी अच्छा पॉइंट है। देखिए गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि जिन एरियाज में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ब्रिटिशर्स ने डेलिबरेटली इंडिया में हैवी इंडस्ट्रीज लगने नहीं दी। देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो मशीनरी से बनते हैं, वो मशीनरी की भी तो कोई फैक्ट्री होगी ना। दोबारा सुनिए, जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो मशीनरी से बनते हैं, तो मेरा कहना यह है कि वो मशीनरी की भी तो कोई फैक्ट्री होगी। ब्रिटिशर्स ने वो फैक्ट्री ही लगने नहीं दी मोर और लेस। तो इंडिया में हैवी इंडस्ट्रीज की कोई फैक्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स, सोच के देखिए, उसको भी तो कोई लगाएगा। तो पब्लिक सेक्टर ने उनको लगाया। पहले ही सारा इंपोर्ट हो रहा था, उसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज खराब हो रहा था एक तरह से, और एक्सपोर्ट्स पे भी ज्यादा ध्यान नहीं था। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, उन लोगों ने इंपोर्ट को भी सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की और एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोट किया। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज अ मेजर पॉइंट। So every economy aims to be self-reliant in all aspects. For this, it is very important to have sufficient foreign exchange reserves. Public sector enterprises helps in achieving this objective. Public sector started manufacturing capital goods. इन लोगों ने ये काम शुरू किया, इन लोगों ने कैपिटल गुड्स, हैवी मशीनरी बनानी शुरू की, जो कि हम पहले इंपोर्ट कर रहे थे, है ना। और फिर साथ में इन्होंने कुछ एसटीसी, एमएमटीसी, एनटीपीसी, इस तरह की बढ़िया पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाई, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज ऐसी निकाली जो कि फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स कर सकें। सो एक्सपैंडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, एक तरफ इंपोर्ट रिड्यूस किया, एक तरफ एक्सपोर्ट इंप्रूव किया। सो दिस इज डुअल पॉलिसी ऑफ, यू कैन से, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट एक्सपेंशन। तो उससे एक तरफ हम फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे थे और एक तरफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हम फॉरेन एक्सचेंज सेव कर रहे थे। दैट वाज द पॉइंट।
अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने 1991 के बाद हाँ पब्लिक सेक्टर के साथ थोड़े से चेंजेस किए, वो आगे डिटेल में हम देखते हैं। 4 मेजर रिफॉर्म्स में एक तो सबसे पहले इन्होंने जो भी पोटेंशियली वायबल पीएसयूज थे, जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स प्रॉफिट में चल रही थी, नवरत्ना, महारत्ना, इस तरह से इन्होंने नाम दिए, और जो अच्छी पब्लिक सेक्टर कंपनीज परफॉर्म कर रही थी उनको एक तरह से पोटेंशियली वायबल थी उनको रिवाइव किया, रीस्ट्रक्चर किया। जो लॉस में थी, सेकंड पॉइंट, क्लोज डाउन, उनको बंद कर दिया। और तीसरा, गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग थी जो पहले 100% तक हुआ करती थी उसको 26% पे ले आए। नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज, जो सिंपल पीएसयूज थी, मतलब जिनका सच कोई इकोनॉमी या पब्लिक के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हमें बीच में पंगे नहीं पड़ते, लॉस में चल रही है, बंद करो, तो चलो हम अपनी शेयर होल्डिंग रिड्यूस कर देते हैं। एक तरह से उसमें प्राइवेट इक्विटीज को एंट्री दे दी गई। एंड उन्होंने जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनके इंटरेस्ट को भी पूरा प्रोटेक्ट किया। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के साथ 1991 के बाद थोड़े से चेंजेस किए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये काफी बड़ा सा टॉपिक था, चेंज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इसको ध्यान से पढ़िए। कोई डाउट हो तो आप मुझे एसएमएस कीजिए। थैंक यू।